दोस्तों नमस्कार। वो आरएसएस का दुलारा है। वो राजनीतिक तौर पर बहुत कद्दावर नेता है। उसकी पहुंच और पकड़ आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट तक के बीच है। जब मंत्री बन जाता है तो कमाल का काम करता है, चाहे वो राज्य में मंत्री बने या फिर केंद्र में मंत्री बने। इतना ही नहीं, वह जिस पार्टी में है उस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी 3 बरस संभाल चुका है। और उस दौर में बीजेपी के भीतर जो आम सदस्य थे वह महसूस करते थे कि उन्हें कोई ऐसा अध्यक्ष मिला है जो उनकी चिंता करता है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब ना मुख्यमंत्री मायने रखता है, ना कोई मंत्री मायने रखता है, ना मंत्री का काम मायने रखता है, ना मुख्यमंत्री की लोकप्रियता मायने रखती है। मायने रखता है तो सिर्फ एक, वो है ब्रांड मोदी। और ब्रांड मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आज नितिन गडकरी के मद्देनजर इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि हो सकता है 2024 में नागपुर की लोकसभा सीट से बीजेपी नितिन गडकरी को उम्मीदवार भी ना बनाए। और जिस तरीके से फेरबदल जो पार्टी की सर्वोच्च संस्था है उसमें किया गया, उसका एक संदेश बहुत साफ है। चलेगी तो एक ही शख्स की चलेगी, क्योंकि वही शख्स इस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाकर आया है, बहुमत के साथ लेकर आया है। और जहां तक संघ के दुलारे शख्स का जिक्र है तो संघ की भी कोई हैसियत है नहीं। हैसियत तो है, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रभाव डालने की क्षमता या निर्णय को बदलवाने की क्षमता अब आरएसएस में नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की ताकत न सिर्फ बीजेपी को हाँकती है बल्कि आरएसएस को भी इस बात का एहसास कराती है। जिस दिन सत्ता चली गई उस दिन वह फाइलें खुल जाएंगी जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास सत्ता आ जाएगी जिसमें संघ के लोग जेल भी जा सकते हैं। तो आरएसएस डरती भी है, घबराती भी है। और गवर्नेंस का नया पाठ जो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सिखाया है वो पाठ एक ही है, राजनीतिक सत्ता अपने पास रहे, सारे प्रयास इसी को लेकर किए जाएं। और नितिन गडकरी बोलते बोलते एक सभा में, वह भी नागपुर में एक सभा अपने मित्र के लेकर, वो सभा थी जो कि उनके 75 बरस को लेकर, उस सभा का आयोजन भी अपने तौर पर नितिन गडकरी ने ही किया था। गिरीश गांधी नागपुर से ही हैं, एमएलसी रह चुके हैं और उनके साथ उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में राजनीति जन सेवा के लिए नहीं होती है, यह दरअसल सत्ता में बरकरार रहने के लिए होती है। और शायद यही बात या यही सच दिल्ली को चुभ गया, क्योंकि सबको पता है कि राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ तो आरएसएस पढ़ाता है। वही आरएसएस जो बतलाता है कि राजनीति में जाकर कैसे बेहतरीन काम आपको करना है। लेकिन नया पाठ उसके आगे का निकला, जिसमें बताया गया कि राजनीतिक सत्ता में बने रहना पहली और आखिरी जरूरत है। शायद इसीलिए एक ऐसी पूरी फहरिस्त है मौजूदा वक्त में मोदी कैबिनेट के भीतर। अगर आप झांकिएगा तो आपको नितिन गडकरी सरीखा कोई मंत्री दिखाई नहीं देगा, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता भी है, अपने राज्य में वोट को बटोरता भी है, जो बीजेपी के एक स्तंभ के तौर पर भी है, आरएसएस के साथ जिसके रिश्ते कोई बहुत पुराने हैं। और मौजूदा वक्त में तो सरसंघ चालक मोहन भागवत एक वक्त उनके लैम्ब्रेटा स्कूटर के पीछे भी बैठकर बाखूबी नागपुर और चंद्रपुर में घूमे हैं। लेकिन अब यह कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बीजेपी बदल गई है। इस बदली हुई बीजेपी के भीतर जरूरी है ब्रांड बनाना, जरूरी है ऐलान दर ऐलान करना, गवर्नेंस के नाम पर प्रचार इस रूप में करना जहां पर एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाए और उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पूरे राजनीतिक दल का ही ताना बाना नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, आरएसएस के लोग और स्वयंसेवक भी बीजेपी के कार्यकर्ता होकर चुनावी मशीन में तब्दील हो जाएं और चुनावी जीत दिलाते चले जाएं। लेकिन बीजेपी बहुत बदल गई है। 2012-13 में इसकी आय लगभग 350 करोड़ से ज्यादा हो नहीं पाती थी और आज की तारीख में 4000 करोड़ रुपया पार कर गया है, इसकी सालाना आय है। उस वक्त 3 करोड़ सदस्य थे, आज की तारीख में 18 करोड़ सदस्य हैं। कमाल का संगठन बनाया है, कमाल के लोगों को मंत्री बनाया है। ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे प्रभावी विभागों को संभाल रहे हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव ना जीत पाए, लेकिन
उनकी ताकत मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के भीतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जी हजूरी में माहिर हैं। इस जी हजूरी का मतलब यह नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, दरअसल काम भी पीएमओ के अधिकारी ही करेंगे और आपको वो पद दिया जाएगा, आपके हस्ताक्षर नजर जरूर आएंगे, लेकिन आप किस विभाग को संभालते हैं यह जानने वाला कोई नहीं होगा। मसलन इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण राज्यसभा के सदस्य हैं, कहां से चुनाव जीत सकती है यह आप तय कीजिए। जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो उनको बनाया गया देश के हित के लिए है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व हैं। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्ट्री भी संभालते हैं, कंज्यूमर अफेयर्स भी संभालते हैं, टेक्सटाइल भी संभालते हैं, लेकिन क्या किसी लोकसभा सीट से चुनाव भी जीतकर और इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द के वोटर को जो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए? मुश्किल सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें आप कहां से जिताएंगे? कोई जिक्र नहीं, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। या फिर अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री हैं, वो कहां से चुनाव जीत पाएंगे? कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पूरी पार्टी एक शख्स के इर्द गिर्द ही घूमेगी और उसी चेहरे के आसरे और उसी भाषणों के आसरे और गवर्नेंस के उन्हीं तरीकों के आसरे बीजेपी को जीत मिल जाती है। तो बाकी कोई क्या मायने रखता है? नहीं रहना चाहिए तो नहीं रखेंगे। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं, अर्बन अफेयर भी देखते हैं और वह भी पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी भी पहचान अच्छी है। और मौजूदा वक्त में जब उन्होंने रोहिंग्या को लेकर ट्वीट किया तो भी उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था राजनीतिक तौर पर कि यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उस दरबार के हीरे हैं जिस दरबार के भीतर का महत्व जो 9 रत्नों के आश्रय हम करते चले जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव किस लोकसभा से चुनाव जीतेंगे, उसके आश्रय वोटरों को कैसे खड़ा करेंगे? जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो एडवोकेट रहे हैं, एक वक्त एडवोकेट इस देश के भीतर में दूसरे नंबर के जो प्लेयर हैं उनके साथ खड़े रहे हैं, यही काफी नहीं है। या फिर इसके बाद आप जिक्र कर सकते हैं मौजूदा वक्त में आयुष मंत्रालय संभाल रहे सोनेवाल जी का, जिनको ले आया गया है जिस जगह लाने की जरूरत थी, क्योंकि उनके नाम पर असम में चुनाव जीता गया। यहां से 2-3 सवाल और शुरू होते हैं, क्योंकि आज हम जिक्र इस बात का जब कर रहे हैं कि जो कमेटी बनी है उस कमेटी के भीतर कितने छेद हैं और उस छेद के आश्रय क्या देखना चाहिए। आपको यह जानकर हैरत होगी कि दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्रियों को बाहर किया गया। इससे पहले हमें यहां तक याद आता है 2006 से 9 के बीच में जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे तो उस समय नितिन गडकरी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया था। उसके बाद उनकी वापसी 2013 में हुई जब दोबारा राजनाथ सिंह हुए और प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ चुका था, तब उनको दोबारा लाया गया। शिवराज सिंह चौहान भी 2013 से लगातार थे, लेकिन उससे ठीक पहले जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, हमको लगता है कुछ पन्ने आज खोलने की जरूरत है। इन पन्नों के आश्रय आप समझ पाएंगे कि आखिर नितिन गडकरी का महत्व क्या था और नितिन गडकरी ने अपनी गवर्नेंस को देखने का अंदाज किस रूप में चलाया। क्योंकि मौजूदा वक्त में जब यह सवाल उठता है ना कि कॉरपोरेट के करीब नितिन गडकरी भी हैं, तो उसके साथ एक चीज और जोड़िए, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी में एक बेसिक अंतर है। कॉरपोरेट के आश्रय मौजूदा राजनीतिक सत्ता नरेंद्र मोदी की भी सत्ता है और कॉरपोरेट के हाथों कैसे वह इस देश को कौड़ियों के मोल देते चले जा रहे हैं, ये एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन हम यहां पर एक जिक्र करना चाहेंगे, जब वह महाराष्ट्र में राज्य लोक निर्माण विभाग संभाल रहे थे, वो 90 का दशक था। उस समय तय हुआ था कि मुंबई पुणे 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाना है। उस पर बिड लगाई थी धीरूभाई अंबानी ने और वो चाहते थे कि रिलायंस इंडस्ट्री को यह सड़क बनाने का काम मिल जाए। और उन्होंने जो बिड लगाई थी वो 3200 करोड़ की बिड थी। मंत्री उस समय उस विभाग के नितिन गडकरी हुआ करते थे। नितिन गडकरी ने कहा नहीं, जबकि बाला साहब ठाकरे कह रहे थे धीरूभाई अंबानी को दे दीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी कह रहे थे धीरूभाई अंबानी को दे दीजिए। नितिन गडकरी ने कहा नहीं, और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यह पूरा काम दे दिया, जिसने पूरी सड़क जो है सिर्फ 1600 करोड़ में बना दी। यानी अंबानी जिसको बनाने वाले थे 3200 करोड़ में, वह 1600 करोड़ में बन गई। उसके अलावे 4 बरस में 55 फ्लाईओवर
महाराष्ट्र में तैयार हो गए और उस फ्लाईओवर और सड़क को लेकर उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इनके सामने भी एक प्लानिंग थी कि सड़क को कैसे और ज्यादा विस्तृत इस देश के भीतर में किया जाए। तो रिपोर्ट ली गई और रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट देने वाले शख्स नितिन गडकरी थे और इधर कांग्रेस की सरकार मनमोहन सरकार थी। उस शख्स की पहचान इस रूप में रही है और उस शख्स का जिक्र उन्होंने अपनी इस बात का जिक्र किताब में भी किया है। हालांकि मुलाकात के सिलसिले में कई बार इस बात का जिक्र किया कि पीपीपी मॉडल के आश्रय उन्होंने कैसे महाराष्ट्र के भीतर में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम का जो पैसा किस रूप में लाया जाए। 500 करोड़ रुपया बाजार से जमा करना था, लेकिन 1160 करोड़ रुपया जमा हो गया। दूसरे खेप में वह 650 करोड़ रुपया जमा करने गए, लेकिन 1100 करोड़ रुपए जमा हो गए और उसी के बाद पूरे महाराष्ट्र में फ्लाईओवर बन गया। ये एक गवर्नेंस की चीज है और मौजूदा वक्त में जब आप मोदी सरकार के भीतर भी देखेंगे कि वो कौन सा मंत्रालय है जिसने बहुत काम किया है, तो आपके जहन में एक ही मंत्रालय निकल कर आ जाए जो सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ नितिन गडकरी का मंत्रालय है। लेकिन बहरहाल लौटिए एक क्षण के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड पर। इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो पुराने सदस्य थे उसमें सुषमा स्वराज नहीं रही, अरुण जेटली नहीं रहे, अनंत कुमार नहीं रहे, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होकर अब तो रिटायर हो गए, और नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, एक मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्ष भी, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिसमें एंट्री किसकी होती है? एंट्री येदियुरप्पा की होती है। येदियुरप्पा की उम्र क्या है? 79। और जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी तो बीमार थे, लेकिन इन दोनों को जब कहा गया आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, मुरली मनोहर जोशी की जो उम्र थी वह 80 छूने वाले थे। एक महीने के बाद 80 हो जाते, 79 ईयर्स 11 मंथ के वो थे उस वक्त। उस समय कहा गया बुजुर्ग हो गए हैं, आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। लेकिन येदियुरप्पा 79 के मंजूर हैं, क्योंकि पता है मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भी कर्नाटक की सियासत साधना है तो उन्हें साथ लेना होगा। और उन्हें यह जिम्मा भी दिया गया है कि आप जेडीएस को भी साथ लेकर आइए, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। यानी जहां हारने की परिस्थिति होगी वहां इस देश की सत्ता जो सबसे ताकतवर है, जो मंत्री मुख्यमंत्री किसी को कुछ नहीं समझती है, वह दंडवत भी होगी। लेकिन जब वो ताकतवर के तौर पर होगी तो अपने हिसाब से चीजों को चलाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि बीजेपी सत्ता में है तो उनकी वजह से है, विपक्ष कमजोर है तो उनकी वजह से है, संघ जेल नहीं जा रहा है तो उनकी वजह से है, और सभी सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो उनकी वजह से है। और इस फहरिस्त में जो नए नाम जुड़े उसमें कोई सवाल कर सकता है कि सोनोवाल को आपने मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया वहां पर। फिर यह सवाल आया कि अच्छा केंद्र में मंत्री बना दिया, आयुष मंत्रालय उनको दिया गया और उनको अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले आए। इसी तरीके से कुछ और नाम ले आए। जब परिभाषित कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल आए कि जो नाम है वो राजनीतिक तौर पर जरूरी थे, यानी येदियुरप्पा जरूरी थे, सोनोवाल जरूरी थे, इकबाल सिंह जरूरी थे, पहले सिख बने हैं, के लक्ष्मण जरूरी थे, तेलंगाना से आते हैं, ओबीसी के हैं, सुधा यादव जरूरी थी, हरियाणा से आती हैं, ओबीसी की है, सत्यनारायण जेटिया आदिवासी हैं, उज्जैन से 7 बार लोकसभा जीत चुके हैं, वह भी जरूरी थे। यानी परिभाषित आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ठीक समानांतर अब आइए पार्लियामेंट्री बोर्ड के भीतर में अगर आप प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरा नाम देखेंगे तो राजनाथ सिंह का देखेंगे। राजनाथ सिंह को क्यों नहीं हटाया गया और आदित्यनाथ को यानी योगी आदित्यनाथ को भी क्यों बाहर रखा गया? क्या यह पॉलिसी डिसीजन है या योगी आदित्यनाथ भी जिस रूप में उभर रहे हैं वो आरएसएस को बहुत अच्छा लगता है और आरएसएस को जो चीज अच्छी लगती है वह उसे उभार देता है। जब उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तो दिल्ली तो मनोज सिन्हा को बनाना चाहती थी, लेकिन केरल में बैठे हुए आरएसएस के लोगों ने तय किया योगी आदित्यनाथ, जो कि अयोध्या को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, हिंदू वाहिनी बनाए हुए हैं और जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उनके भीतर है उसको लेकर ये लगातार काम करते रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट मॉडल के ठीक कंट्रास्ट के तौर पर एक दूसरे मॉडल के तौर पर उत्तर प्रदेश से उभर रहे हैं, जहां उन्होंने हिंदुओं को कहा है आप मुसलमानों से घबराने की जरूरत नहीं है, यानी उनकी पॉलिटिक्स 80-20 वाली बड़ी क्लियर कट है। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर उनको मान्यता ना मिले या ना मिले, इन सवालों के बीच में क्या अमित शाह खड़े हैं? पहला सवाल यह है। दूसरा,
उन्होंने अपनी पहचान राजपूतों को लेकर बनाई। राजनाथ सिंह की पूरी राजनीति भी उत्तर प्रदेश में राजपूतों के इर्द गिर्द चलती रही। तो काउंटर करने के लिए राजनाथ को यहां बरकरार रखा गया, या राजनाथ और गडकरी दोनों को निकाल देते तो हड़कंप मच जाती, या फिर बीजेपी के भीतर कुछ चर्निंग हो रही है। उस चर्निंग में इसका एहसास मोदी सत्ता को बाखूबी है कि मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब गठबंधन टूटते चले जा रहे हैं और बीजेपी अपने तौर पर कैसे 272 तक पहुंचेगी, इस आंकड़े को लेकर जब जोड़तोड़ हो रही है, तो ऐसे में उन कद्दावर नेताओं के जरिए नहीं बल्कि उनको हटाकर उन लोगों को सामने लाया जाए जो सोशल इंजीनियरिंग करने में माहिर हो जाएं और अपने तौर पर संदेश दिल्ली की सत्ता दे सके देश भर में। क्या यह बात है? या इससे इतर बात यह है कि जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो कॉरपोरेट को इस देश की संपत्ति बेचने का जिक्र है, इस देश के किसानों का जिक्र है, इस देश में आत्मनिर्भरता के नाम में विदेशी निवेश का जिक्र है, और यहीं पर सवाल उठता है कि आरएसएस जब अपने संगठन को भी बीजेपी को जिताने वाली मशीन में तब्दील कर चुकी हो, तो वहां पर नितिन गडकरी को लेकर मोहन भागवत लमरेटा स्कूटर क्यों याद करेंगे और यारी क्यों दिखलाएंगे ऐसे वक्त में जब मैसेज बहुत साफ हो कि क्लियर कट है, सत्ता हमारे लिए बनी, हम बने रहेंगे। यहां पर किसी बीजेपी के एक शख्स ने सवाल पूछा कि ऐसे में तो जिस दिन नरेंद्र मोदी ढलने लगेंगे उस दिन बीजेपी का क्या होगा और आरएसएस क्या होगा? इसका जवाब ना आरएसएस दे पा रही है, ना बीजेपी के नेता इस पे मौन व्रत कर लेते हैं। लेकिन आरएसएस के भीतर ये चर्निंग होती है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है और उसके बाद चीजें ढह जाएंगी और एक झटके में 20 साल पहले की परिस्थिति आरएसएस और बीजेपी के साथ आ जाएगी? तब आरएसएस क्या करेगी? क्योंकि राजनीतिक शुद्धिकरण का जो पाठ बतौर प्रचारक पढ़ाया गया होगा, वही प्रचारक तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आए और उन्होंने कमाल कर दिया। बहुमत के साथ आए 2014 में, उससे भी बड़ा बहुमत 2019 में लेकर आए और 2024 में तो और कमाल होने वाला है। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसके भीतर बीजेपी की जो चर्निंग है उसमें लोग अपना स्थान भी खोज रहे हैं क्या? क्योंकि एक शख्स जहां उंगली रख दे वह व्यक्ति चुन लिया जाए और जहां से उंगली हटा दिए उसको बाहर कर दिया जाए, इस आश्रय अगर पार्टी चल रही है तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, इंटरनल डिक्टेटर वाला एस्पेक्ट क्या पार्टी के भीतर लोग महसूस कर रहे हैं? और इसका मैसेज सावरकरवाद के साथ भी है, क्योंकि आरएसएस के भीतर कभी भी सावरकरवाद को इतना नहीं उभारा गया जो मौजूदा वक्त में बार बार उभारा जाता है। और जो सावरकर प्रेमी हैं, वो जो आरएसएस के भीतर हैं, वो सत्ता जो बीजेपी की सत्ता उससे निकटता के साथ उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दिशा में बीजेपी को लाभ पहुंचाने का जो मंत्र देते हैं, उसमें क्या आने वाले वक्त में संघ भी कमजोर हो जाएगा? यह भी एक सवाल है। और इस सवालों के मद्देनजर सोचिए, स्वदेशी जागरण मंच, उसे कोई मुश्किल नहीं है, विदेशी निवेश आता है आए, विदेशी सामान आ रहा है आए, विदेशी खिलौना भी आए, विदेशी बिजली भी आए, सब चलेगा। किसान संघ, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि कॉरपोरेट प्रेमी सरकार हो गई और कॉरपोरेट के हाथों किसानों की परिस्थिति लाकर खड़ा करना चाहती है। भारतीय मजदूर संघ, कोई अंतर नहीं है, मजदूरों को लेकर जो रिफॉर्म किया गया उसमें हायर फायर कोई भी कंपनी कर सकती है और मजदूर के हालात अदालत तक भी नहीं जाएंगे। लेकिन बीएमएस को कोई असर नहीं पड़ता। विश्व हिंदू परिषद, गवर्नेंस के धर्म और उसकी चकाचौंध, उसी के आश्रय अब वीएचपी चल पड़ी। हमें तोगड़िया भी याद आते हैं, उनको भी तो दरकिनार कर दिया गया, उफ तक नहीं हुई। जो सर संघ चालक उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने उफ तक नहीं की। या फिर स्वयंसेवक राजनीतिक कार्यकर्ता होकर अगर काम कर रहा है इस दौर में, तो अगला सवाल ये आता है सबके सामने कि ध्यान दीजिए कि किन किन राज्यों को किस किस रूप में इस दौर में संभाला गया है। ये हमारी टीम ने निकाला और बताया कि दरअसल एक चीज समझिए, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, असम, इन जगहों पर मुख्यमंत्री वहां के राज्य या वहां के विधायक नहीं चुनते हैं, बल्कि दिल्ली चुनती है। उत्तर प्रदेश में प्रयास बहुत हुए, लेकिन योगी साहब अड़ गए, आरएसएस उनके पीछे खड़ी थी, दिल्ली की सत्ता उन्हें डिगा नहीं पाई। यानी जो चाहते थे नरेंद्र मोदी या अमित शाह चाहते होंगे, जो टकराव इलेक्शन से पहले चलता रहा, वो और ताकत के साथ उभर कर आ गए। राजस्थान में वसुंधरा का महत्व खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का महत्व खत्म हो गया, बिहार में सुशील मोदी का महत्व खत्म हो गया, आंध्र, तेलंगाना, केरल में कैसे किसे रूप में क्रिएट करना है। यानी देश के भीतर राज्यों में भी
एक शख्स की तूती इसलिए बोलती है क्योंकि वही शख्स सत्ता में ला सकता है। तो ऐसे में हमें लगता है कि आपको एक चीज और समझनी होगी यहां पर, जब इस बात का जिक्र हुआ कि गवर्नेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हम आपको लिए चलते हैं 9 अगस्त 2014 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी की नेशनल काउंसिल की बैठक चल रही थी। उसमें एक प्रस्ताव लाया गया ऑर्गेनाइजेशन का, जिस पे मोहर लगी, और उसमें यह माना गया कि नेता लोकप्रिय है, ठीक है, लेकिन अगर संगठन नहीं होगा तो जो भावनाएं नेता के प्रति है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। और संगठन को मजबूत करना है, स्थानीय लीडरशिप को मजबूत करना है, और संगठन को इस रूप में मजबूत करना है कि उसके सामने कोई मुश्किल ना आए। अब यहां पर अगला सवाल आया, तो क्या ये चीजें धीरे धीरे डाइल्यूट हो गई, और इस डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? इसको लेकर भी बड़ा शानदार तरीके से एक रिपोर्ट हमारे सामने आई। उस रिपोर्ट के जरिए ये बात निकलकर खुले तौर पर आई कि दरअसल जो ऑर्गेनाइजेशन की परिस्थिति है उसमें सरकार का जो अपना गवर्नेंस का चेहरा है उसमें मायने सिर्फ ब्रांडिंग रहेगी। और ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे नेता की ब्रांडिंग होती चली जाएगी, और उसी के जरिए मान लीजिए हमने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, लेकिन अस्वस्थ भारत जो है उसका जिक्र नहीं करेंगे। हमने उज्ज्वला योजना का किया, लेकिन उसके भीतर जो एलपीजी का संकट है उसका जिक्र नहीं करेंगे। हम स्मार्ट सिटी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी ही कितने बदहाल हो गए और एक बरसात में कैसे बह जाते हैं इसका जिक्र नहीं करेंगे। यानी पूरी ब्रांडिंग जो हो रही थी उसके ठीक पैरेलल में बीजेपी के भीतर कौन नेता था? नितिन गडकरी थे, या शिवराज सिंह चौहान थे, जिसका जिक्र 2012 में नरेंद्र मोदी के आगे लालकृष्ण आडवाणी किया करते थे, और 2009 में भी मोहन भागवत ही थे जिन्होंने नितिन गडकरी का नाम पे मोहर लगाई थी। आडवाणी ने नाम लिया था, और अपने एक इंटरव्यू में मोहन भागवत जी ने कहा था उस वक्त कि क्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, इन सब का जिक्र करते हैं आप, कोई नया अध्यक्ष बनाइए। तो नितिन गडकरी का नाम लालकृष्ण आडवाणी ने रखा और उस पर मोहर लगा दी। और उसके बाद जब 2012 में टर्म पूरा हो रहा था तो उसके बाद उनकी पूर्ति इंडस्ट्री पे छापा पड़ा मुंबई में। जनवरी 2013 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। उन फाइलों को भी खोलिएगा और उस व्यक्ति से भी जब मिलिएगा जो इनकम टैक्स से जुड़े हुए थे, वो बताते हैं दिल्ली का निर्देश कैसे आया था, और बीजेपी ने यह संदेश दिया था कि तुम छापे मारो, अन्यथा हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो फिर देख लेना। क्या ऐसी सियासत चल रही थी? ये सारे सवाल अनसुलझे जरूर हैं, लेकिन इसकी जानकारी नितिन गडकरी साहब को भी है। वो जानते हैं कि छापे कैसे पड़े और कैसे दिल्ली आते आते उन पर दबाव बढ़ गया और उनको इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा नहीं देंगे, चुनाव लड़ेंगे दोबारा, तो फिर यशवंत सिन्हा खड़े हो गए। आज यशवंत सिन्हा देखिए किस स्थिति में आ गए हैं। तो उस पीरियड की परिस्थिति में सोचिए एक एक लोगों को कैसे दरकिनार साइडलाइन किया गया, और हर एक के दरकिनार होने पर दूसरा सोचता था हम दरकिनार नहीं होंगे। आडवाणी जी दरकिनार हुए तो मुरली मनोहर जोशी सोच रहे थे वह भी दरकिनार हो गए, वह उनके बाद आते यशवंत सिन्हा भी दरकिनार हो गए। उसके बाद सुषमा स्वराज को दरकिनार किया गया, काउंटर करते हुए उनको साइडलाइन किया गया। उस परिस्थिति में होते होते एक लंबी फहरिस्त है किनको दरकिनार होते होते, अगर मौजूदा वक्त में आइएगा तो आज नितिन गडकरी दरकिनार है, कल राजनाथ सिंह का नंबर हो सकता है। यह सारी एक लकीर है जो हिस्टोरिक एस्पेक्ट में एक सफर को बतलाती है। 2013 से चलते हुए 2022 तक जब आप पहुंचते हैं और 2024 देखना चाहते हैं तो 2024 को लेकर कुछ तस्वीर और भी उभरती है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी के भीतर कोई चर्निंग हो रही है और उसमें लोग नितिन गडकरी की तरफ देख रहे थे और नितिन गडकरी ने चीज़ों को संभल संभल के चल रहे थे, या कोई राजनाथ सिंह को लेकर देखता है उत्तर प्रदेश के भीतर, गाहे बगाहे जब वो जाते हैं तो वहाँ के एमएलएज जिक्र करते हैं। लेकिन इस दौर में सारी चीज़ें सिमटती चली जाएं और एक पॉइंट पर्सन के पास आकर टिक जाए तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं, जिसमें सालाना आय 4000 करोड़ को पार कर चुका है, उस पार्टी को संभालना और जिले दर जिले पार्टी का हेडक्वार्टर बनाना, उस पूरी संपत्ति पर किसका कब्जा होगा? आप बोलेंगे पार्टी का कब्जा होगा, तो पार्टी पर किसका कब्जा होगा? आप बोलेंगे नहीं नहीं पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तो उस पूरी परिस्थिति को जरा समझिए। यानी कोई अगर बीजेपी में चर्निंग होती है और वहां से टूट कर भी निकलता है तो उसके पास वह चीज नहीं निकल कर आ पाए जो बीजेपी दफ्तर हो, या बीजेपी में जिला स्तर पर हेडक्वार्टर हो, या फिर
जो बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता हो, जब वह भी पैसे पर टिका दिया गया और कहा गया तुमको इतने पैसे दिए जाएंगे जब तुम काम कर रहे हो, यानी इस पूरे रोजगार दफ्तर के भीतर में ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ता, नौकरी, पैसा, पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल व्यक्ति, यहां पर आकर पूरी पॉलिटिकल पार्टी टिक गई। और इसको लेकर ही सवाल नितिन गडकरी ने उठाया था कि सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति, जनसेवा तो दूर की गोटी है। यह बात कहीं चुभ गई और यह हकीकत के तौर पर थी कि यह सवाल आरएसएस के भीतर भी है। और आरएसएस में पहली बार सरसंघचालक जब जेड सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं तो उनका संवाद उन लोगों से कट गया, या जो संवाद होता है वो दिल्ली तक पहुंचने में बहुत आसान होता है। तो इन परिस्थिति का ताना बाना उस चक्रव्यूह के समान बीजेपी आकर खड़ी हो चुकी है, जिसमें अभिमन्यु हो या अर्जुन हो, साधने वाला एक ही शख्स है। आप इसको कोई ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में देखने की कोशिश मत कीजिएगा, नंबर गिनते चले जाइएगा और इसी के जरिए इस बात का जिक्र कीजिएगा कि शुरुआत से ही जब बीजेपी को किस रूप में खड़ा करना है, और उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर कट थी कि हमारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी एक ही आइडियोलॉजी है सत्ता में बने रहना। उसके मातहत हमें नेशनलिज्म को जगाना है, उसके मातहत हमको राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करना है, उसी के माध्यम हमको हिंदुइज्म का जिक्र करना है, उसी के माध्यम हमको हिंदू और मुस्लिम की परिस्थितियों को भी खड़ा करना है, और उन्हीं के माध्यम हमको जातीय समीकरण भी साधने हैं। इन 5 एस्पेक्ट की ही विचारधारा बीजेपी लेकर चल रही है, जिसमें कोई फिट बैठे या नहीं बैठे, अपनी सुविधा अनुकूल और एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द जब पूरी राजनीति और पार्टी को सिमटा दिया गया तो फिर सवाल यही है, बीजेपी को जीवित करे कौन और संघ के भीतर विचारधारा को जगाए कौन। इन चीजों को शांत रखिए, क्योंकि आप सत्ता में हैं और सत्ता का सुख भोगिए। चाहे जिस दिन सत्ता ढही उस दिन चाहे आप 20 बरस 40 बरस या फिर मटिया मेट होने की स्थिति में आकर खड़े हो जाएं, भूल जाइए इसको, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक सत्ता है, और जो सत्ता में आरएसएस का लाडला हो या ताकतवर हो उसको दरकिनार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।